गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हम लोग डिजाइन ऑफ बीम शुरू किए हैं और आज का टॉपिक भी डिजाइन ऑफ बीम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजाइन ऑफ बीम से रिलेटेड IS 456 के प्रोविजन किए। आज और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके सामने लेकर आएंगे और डिटेल में उस पर क्वेश्चन करेंगे। शिव कुमार, अमित, विपिन, सिक्रेट, अनूप, अंजलि, गुलशन, विमलेश, अभिषेक, अतुल, अंकुर, नेहा, विमलेश, डेविल रॉक, सिद्धार्थ, विमलेश, संदीप, हिमांशी, रत्नेश, गुलशन, आकाश, प्रद्युमन, राहुल, प्रभात, अंजलि, जूही, स्वाति, प्रदीप, निक्की, अंकी, अनिकेत, रत्नेश, शुभम, अर्चना। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। सब बच्चे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट IAS कोड के प्रोविजंस हैं, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें पेपर में तो आना ही है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डिजाइन ऑफ बीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम पहले डिटेल्स में इस IAS कोड के प्रोविजंस को समझते हैं। डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और किस तरह से लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, उन सारी बातों पे, उन सारे पहले पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं? When the depth of the wave in a beam exceed 750, कंडीशन इज जो डेप्थ होता है वो 750 mm से एक्सीड करेगा, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं? जब डेप्थ 750 mm से ज़्यादा एक्सीड करेगा। शैल बी प्रोवाइड अलोंग द टू फेसेस, यानी दोनों फेसेस की तरफ किया जाएगा। क्या? द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल बी not less than 0.1% of the wave area shall be distributed equally on two face, यानी 0.1% को दोनों साइड में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, यानी 0.05% ईच साइड। फिर स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। जो स्पेसिंग होगा जो स्पेसिंग होगा जो स्पेसिंग होगा should not exceed 300 mm और अनिकेत, थैंक यू सो मच, 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। डन। अब इस बात को समझते हैं। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है, एक बार इसको और लेआउट करके कंफर्मेशन करते हैं इसको। अगर कोई ये बीम सेक्शन है, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट, अगर कहने का मतलब है जो ओवरऑल डी है, डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट देंगे, यानी इधर साइड देंगे। कितना देंगे भैया? 0.05 ग्रॉस का BD, 0.05% BD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important topic is the control of deflection. थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, दोस्त डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, कोड ने प्रोविजन दिया है। कोड ने दो स्टेटमेंट दिया है। पहला, द फाइनल डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, creep and shrinkage and measured from as cast level of supports of floor, roof and all other horizontal members should not normally exceed। इस लैंग्वेज को और डिटेल में हम डायग्राम बना के समझाएंगे। एक्सीड स्पैन अपॉन 250 क्या बोलता है, कारण क्या है? ऑल लोड टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ? कास्ट लेवल से। स्पैन अपॉन 250 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। अगला प्रोविजन क्या बोला है? द डिफ्लेक्शंस इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज
occurring after erections of partitions, the applications of finishes should not normally exceed span 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। अब इन दोनों स्टेटमेंट को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। एम आई विजिबल? ये कास्ट लेवल लिया, करेक्ट। ये क्या है? कास्ट लेवल। एक बीम को कास्टिंग किया गया है, इसमें डिफ्लेक्शंस होगा दोस्तों, डिफ्लेक्शंस होगा। अब जो डिफ्लेक्शंस है कोड बोलता है ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है, ये बोला है दिस डेल्टा टी शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पैन अपॉन 250। डन डन। एज कास्ट लेवल, ध्यान देना लैंग्वेज में एज कास्ट लेवल, यानी सारे लोड के कारण, क्रीप के कारण, टेम्परेचर के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा स्पैन अपॉन 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डन। अब हम बात करते हैं आफ्टर इरेक्शन एंड पार्टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेड लोड को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यानी पहले वाला में आपका लोड, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज सबके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें लोड को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो नहीं किया जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उसका कम होगा। अब वो कौन सा लोड होगा दोस्त? करेक्ट, जो आपका बीम है ना, ये बीम है ना, ये बीम है सीधा स्ट्रेट बीम है, कास्ट लेवल पे है। तो पहला डिफरेंस क्या था? पहले में क्या था? ये एक डिफरेंस था, इसमें लोड भी था, टेम्परेचर भी था, क्रिप भी था, श्रिंकेज था, और स्पैन अपॉन 250 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आफ्टर इरेक्शन पार्ट एंड डेड लोड को कंसीडर नहीं किया गया है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस पहले डेड लोड के कारण होगा। डन। अब उसके बाद डेड लोड को हटाकर जो डिफ्लेक्शन होगा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला का जिक्र किया गया है, करेक्ट ना? दिस इज द डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी डैश। बस आपको याद रखना है कि कास्ट लेवल के लिए क्या होगा और आफ्टर इरेक्शन पार्टीशंस के लिए क्या होगा। इसमें क्या बोला है? स्पैन अपॉन 350 और 250 mm का मिनिमम। दोस्त कोई लैंग्वेज आपको परेशान नहीं करेगा। एज कास्ट लेवल का मतलब स्पैन अपॉन 200, आफ्टर इलेक्शन एंड पार्टीशंस का मतलब स्पैन अपॉन 350। बताओ दोनों सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? सवाल कोई भी हो, ऑप्शंस में दोनों रहेंगे, तो आप पहचान जाओगे ना। एक बार मेरे को बता देना, क्लियर है ना? स्टेटमेंट में आपको कोई परेशानी नहीं होगा ना, कब स्पैन अपॉन 250 होगा, कब स्पैन अपॉन 350 होगा, क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरे को, आप स्टेटमेंट अच्छे समझ गए हो। स्वाति विश्वकर्मा, वेल डन। अनीता, शिव कुमार, रोशन, सचिन, प्रदीप, दीपिक, राहुल, जितेंद्र, हिमांशी, आकांक्षा, निदा फातिमा नहीं समझे, अभय कुमार सिंह, अंजलि मौर्य, ओमन, देवेंद्र, अनिरुद्ध, दिव्यकांत, ओम मिश्रा, वेल डन वेल डन। जूही, निक्की, राहुल, ओके। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, दो तीन बच्चे नहीं समझ, नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम समझ, नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डन, वेरी गुड। डन डन डन, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। दोस्त ये तो कोड ने बोला है कि इतना इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ इंजीनियर हम जब बनाएंगे स्ट्रक्चर को, बीम को बनाएंगे, स्लैब को बनाएंगे, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, डिफ्लेक्शंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही मुश्किल है इस बात को कैलकुलेट करना, तो मुश्किल है, तो IS 456 इसके लिए हमें प्रोविजन दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ हाँ, ये टाइप गलत, वेरी गुड, सही बोल रहा हूँ। ये 20 mm होगा, दिस इज 20 mm, ठीक है दोस्त, 20 mm, ओके। लिसन, तो अब आईएस कोड ने कंट्रोल करने के लिए क्या रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात पूरी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट के अंदर में पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं, और इस पे जो भी सवाल आएगा, आपका कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा कभी, गारंटी है 100%। द वर्टिकल डिफ्लेक्शंस, द वर्टिकल डिफ्लेक्शंस
limit may be generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the value obtained as below. कोड ने L effective upon D का वैल्यू देगा. दिस रेशियो इज फॉर बीम एंड ऑल्सो फॉर वन वे स्लैब. ठीक है, तो जब मैं स्लैब के अंदर आऊंगा तो वहां पे डिफ्लेक्शंस केवल आपको टू वे स्लैब के बारे में बात करेंगे. तो ये एजम्पशंस बीम के लिए भी है और वन वे स्लैब के लिए भी है. करेक्ट. अब आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि कैंटिलीवर के लिए एल इफेक्टिव बाय डी क्या होगा. योर आंसर इज 7. योर सेकंड क्वेश्चन इज सिंपली सपोर्ट के लिए क्या होगा. योर आंसर इज 20. योर थर्ड क्वेश्चन इज कंटिन्यूअस के लिए होगा. योर आंसर इज 26 है ना. तो दोस्तों बात स्लैब का करे वन वे करके या बीम का करे, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों के लिए यही वैल्यू है. डन. कभी कभी आपको स्लैब में वन वे और टू वे नहीं लिखेगा तो आप उसका साइज देखकर पता कर सकते हो. आपको पता है कि एस्पेक्ट रेशियो यानी लॉन्गर और शॉर्टर का अगर रेशियो 2 से ज्यादा आता है तो उसको हम टू वे स्लैब उसको वन वे स्लैब कहते हैं. अगर एस्पेक्ट रेशियो लॉन्गर और शॉर्टर का 2 से कम या उसके बराबर आता है तो उसको हम टू वे स्लैब कहते हैं. तो अगर वन वे स्लैब होगा तो ये वाला प्रोविजन वहां पर ही वैलिड होगा. अब ये तो हो गया रेशियो की बात, ये तो हो गया रेशियो की बात. अब उसके बाद मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है. 4 मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है. अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं दोस्तों, डिजाइनिंग की बात करूं तो क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव अपॉन डी इज लेस देन K1 K2 K3 K4 इनटू वैल्यू. ये हमें हर जगह सेटिस्फाई करना है. ठीक है दोस्तों. अब K1 K2 K3 क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर है. ये वैल्यू 7 20 26 आपको जैसा कि बताया है. पहला सवाल है K1 किस पे डिपेंड करेगा. K1 डिपेंड करेगा स्पैन लेंथ के ऊपर पे. अगर स्पैन लेंथ 10 मीटर तक है तो K1 की वैल्यू 1 होगी. कोड क्या बोलता है, फॉर स्पैन अबव 10 मीटर द वैल्यू ऑफ ए मे बी मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू स्पैन इन मीटर. एक्सपेक्ट कैंटिलीवर इन विच केस डिफ्लेक्शंस कैलकुलेशन शुड बी मेड. कहने का मतलब ये हुआ K1 पहला सवाल आएगा, K1 किस पर डिपेंड करेगा. K1 डिपेंड्स अपॉन द स्पैन लेंथ. अगर स्पैन लेंथ अप टू 10 मीटर तक है तो K1 की वैल्यू 1 होगी. लेकिन अगर स्पैन 10 मीटर से ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यानी जो सपोर्ट करता है उसका वैल्यू, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय स्पैन इन मीटर. ठीक है, ध्यान देना, आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप K1 को मल्टीप्लाई करके बताओगे वैल्यू के साथ. लेकिन आपसे कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर बोलेगा, योर आंसर फॉर एग्जांपल अगर 15 मीटर का सिंपली सपोर्टेड बीम है, बहुत ध्यान सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. 15 मीटर का सिंपली सपोर्टेड है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू 20 नहीं होगी, ऑप्शन 20 होगा. 20 तब होगी जब आपका स्पैन 10 से कम या 10 अप टू 10 मीटर होगा. करेक्ट. लेकिन जैसे आपका अब अगर फिर से एग्जांपल 8 मीटर का सिंपली सपोर्ट है तो K1 की वैल्यू 1 होगी. वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 1 20 होगी. लेकिन अगर सिंपली सपोर्ट 15 मीटर का है तो वैल्यू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 15. क्या बोला है, यही बोला कि ए क्या हुआ, वैल्यू क्या 20, ए मे बी मल्टीप्लाइड बाई 10. तो इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई स्पैन करेंगे. डन, वेल डन. ठीक है, तो हम लोगों ने K1 किस पे डिपेंड करेगा, आपसे मॉडिफिकेशन फैक्टर पूछ रहा है या वैल्यू पूछ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा. दूसरा बात आता है K2 डिपेंड करता है टेंसाइल परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट. बिल्कुल सही देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही बताया, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल पे डिपेंड करता है. करेक्ट. तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील ऑफ टेंशन स्टील A एंड B शैल बी मॉडिफाइड. इसके लिए कुछ टेबल्स दे रखे हैं, टेबल को दिखाते हैं. ये आपका परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालने का टेबल है. यानी दिस मॉडिफिकेशन फैक्टर इज द K2. दिस इज द K2. पहला सवाल ये बनता है कि K2 किस पर डिपेंड करेगा. K2 मॉडिफिकेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ स्टील. करेक्ट. अब दोस्त एरिया ऑफ स्टील, अब मैं बीम में परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट बताऊंगा. IS 4-5 में K2 परसेंटेज ऑफ टेंसाइल के करस्पॉन्डिंग आपको एक टेबल दे रखा गया है. लेकिन इसको निकालने के लिए आपको FS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. FS क्या है, सवाल ये है. FS इज स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड. जो लोड उस पर प्रोवाइड कर रहा है, उस लोड के कारण हमारा जो स्ट्रेस है स्टील का वो FS है.
अब एफएस कैसे निकालते हैं? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एफएस क्या होता है? एफएस पूछा जाएगा कि एफएस इज द स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड। एफएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 0.58 एफ वाई इंटू क्रॉस सेक्शंस ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन क्रॉस सेक्शंस ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। क्रॉस सेक्शंस ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन क्रॉस सेक्शंस ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। करेक्ट ना? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड अपॉन प्रोवाइडेड, यहाँ सब एफएस निकालेंगे। डन। देखो दोस्तों, क्योंकि ये आपका इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना कि एफएस आपसे कभी भी K2 निकालने को नहीं पूछेगा। ठीक है? आपका जो टेबल है ना, आपका जो टेबल है, ये आपको एग्जाम में देगा, इसलिए आपसे कोई K2 एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है ना? अगर K2 के सहारे अगर हम अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो आपको मेंशन रहेगा, अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। आपको जानना क्या है कि K2 किस पर डिपेंड करेगा? K2 डिपेंड करता है किस पे? परसेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट पे। उसको निकालने के लिए एफएस चाहिए। एफएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफएस है क्या? एफएस इज द स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड। डन। इतना सफिशिएंट है इसके लिए। डन। K2 हो गया। अब हम बात करेंगे K3 के बारे में। K3 के बारे में, ठीक है? K3, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट द वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो फर्दर मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर। फिर K3 किस पर डिपेंड करेगा? K3 डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। इसके लिए भी कोड ने आपको टेबल दे रखा है। कोड ने आपको टेबल दे रखा है। दिस इज द टेबल, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। दिस इज द K3, दिस इज द K3। करेक्ट? अब दोस्त देख रहे हो, अगर कंप्रेशन एनफोर्समेंट जीरो है, यानी कोई भी, यानी सिंगली रेनफोर्समेंट है, कंप्रेशन एनफोर्समेंट जीरो, इट मीन सिंगली रेनफोर्स है, तो K3 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एक बात और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रहा है, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K3 कितना होगा? जैसे 1.5, तो हम बोल सकते हैं ना कि द रेंज ऑफ K3 इज 1 to 1.5 एंड द फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन द वैल्यू ऑफ K3 इक्वल टू 1। डन। तो अब हम बात करेंगे K3 के बारे में। K3 के बारे में, दिस इज द K3। पहला सवाल है कि K3 किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारा आंसर होगा डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन रेशियो ऑफ width of wave अपॉन width of flange। width of वेव और फ्लैंज पे डिपेंड करेगा। ठीक है? अब आईएस कोड ने क्या बोलता है? आईएस कोड बोलता है कि जो K3 की वैल्यू है ना, वो 0.8 होगी। 0 कहाँ तक होगी? 0.3 तक होगी। कहाँ तक होगी? 0.3 तक होगी। 0.3 तक होगी। 0.3 तक होगी। 0.3 तक होगी। डन। और उसके बाद ये आपका लीनियरली इंक्रीज कर लेगा, है ना? डन। अब दोस्त इसका मतलब क्या हुआ? विड्थ ऑफ वेव अपॉन फ्लेंज, यानी अगर टी सेक्शंस होगा तो टी सेक्शंस का हमेशा K3 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेकिन रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए BF और BW समान होता है, इसलिए फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन K4 क्या होगा? 1 होगा। डन। Synchronous limits for beams to ensure lateral stability। लेटरल स्टेबिलिटी की बात किया है कि अगर दो बीम है, एक बीम है और बीम के सपोर्ट है, तो उसको कितना लेंथ प्रोवाइड किया जाए? अगर बहुत ज्यादा लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर लेटरल स्टेबिलिटी आ जा रहा है। मतलब लेटेस्ट क्या होता है? बीम है आपका, अगर बहुत ज्यादा स्पैन दे दोगे तो लेटरली क्या करेगा? स्टेबल नहीं रहेगा। तो इन लेटरली स्टेबल रहे उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आईएस कोड ने आपको प्रोविजन दिया है। क्या प्रोविजन दिया है? सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम। दो प्रोविजन दिया है, एक प्रोविजन दिया है कैंटिलीवर के लिए, एक प्रोविजन दिया है सिंपली सपोर्ट के लिए। सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम शैल बी सो proportion that the clear distance between the lateral restraint does not exceed 60 b or 250 b square by d, whichever is less, where d is the effective depth of the beam and b is the width of the compression phase midway between the lateral restraint। इस बात को और आसान तरीके से आपको बता दे रहा हूँ कि बोल क्या रहा है। बोल ये रहा है कि जो स्पैन है ना, जो स्पैन है ना, L
should not be greater than minimum of 60 b और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी। करेक्ट। क्या करूँ, जो आपका जो एल लेंथ है वो, देख लिया मैसेज, क्या क्या मैसेज देना है अंजलि, क्या मैसेज है सर, मैसेज देख लीजिए एक बार। कुछ पूछना है, कोई डाउट है बता दीजिए। नहीं, तो एल अनसपोर्टेड शुड नॉट बी मिनिमम ऑफ 60 बी अपॉन 250 अपॉन डी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस। पीछे वाले में K3 नहीं होगा, किसमें K3 नहीं होगा, हाँ K4 होगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। दिस इज द K4, ओके। मैं बोला था लेकिन लिखा गलत, थैंक यू सो मच, डन। अब दोस्त क्या है कैंटिलीवर के लिए, द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड एट द कैंटिलीवर स्ट्रैंड 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेस। मतलब जो एल कैंटिलीवर के लिए मिनिमम ऑफ 25 बी 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। करेक्ट ना। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली आपसे कि प्रोविजन क्या है, तो डायरेक्ट आप बोलोगे 60 बी 250 बी स्क्वायर बाई डी का मिनिमम वैल्यू होगा एल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम स्पैन दे रहे हैं ना, स्पैन इन दोनों के मिनिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। अगर मेरा स्पैन इनके दोनों के मिनिमम से ज्यादा आएगा तो उसमें लेटरली क्या होगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, हाँ है ना, डन। तो आपको अगर कोई स्पैन दिया रहेगा बी और डी दिया रहेगा तो आप इस प्रोविजंस को चेक करके आप बता सकते हो कि वो लेटरली स्टेबल है कि नहीं है। देख रहे हो आप लोग क्लास को लाइक नहीं करो, दीपिका पादुकोण आके बच्चों को बोल रही है भैया भैया करके, भैया लाइक कर दो, भैया लाइक कर दो। ये हालत हो चुका है आपका। आप क्यों किसी को मौका देते हो, और दीपिका पादुकोण आपको भैया बोल रही लाइक करने के लिए, दीपिका पादुकोण के भैया। चलो, अब दोस्त आज का जो हमारा प्रोविजन था, आज का जो हमारा प्रोविजन, सारे प्रोविजन हमने कर रखे हैं। अब उसी प्रोविजंस के ऊपर में अलग अलग लैंग्वेज में अलग तरीके से, हर तरीके से जिस तरह से पूछा जा सकता है उस पर सवाल करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, अपने बहन के कहने पे लाइक कर दो, ठीक है। वेरी गुड, कुछ नहीं है, साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड 750 डी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जी, इसी 750 को कैसे कैसे पूछेगा, अब देखो एज पर IS 4 सवाल सेम है, वहां पूछने का तरीका अलग है। अब यहाँ देखिए एज पर IS 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन, नॉट लेस, देखो लैंग्वेज को सवाल सेम है, नॉट लेस देन 0.05% of wave area is provided on each side when the depth of wave is not less than, सेम है, उसी को घुमा घुमा के पूछा गया। अब इसी को और घुमा के पूछा था ना, एज पर IS 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन 1% ऑफ वेव एरिया व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव इज नॉट लेस देन, ऐसे करके देख लो, इसी चीज को कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। वेल डन, बहुत बढ़िया, नाइस रेस्पॉन्स टू ऑल ऑफ यू, नाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, side face reinforcement shall be provided in the beam when depth of the wave in a beam exceeds of the gross cross sectional area of the wave। फिर ऑप्शन सारे सेम है, उसी सवाल को पूछने का फिर से अलग तरीका है। वेरी गुड, नाइस। लिमिट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, limit a state of susceptibility for deflections including the effects due to creep, shrinkage and temperature occurring after erections of partitions and application of finishes as applicable to floor। मैं बोला दो वर्ड पकड़ना है, as cast level और after erections and partitions, देख लो, including due to creep, shrinkage
आफ्टर इलेक्शंस एंड पार्टीशंस, आफ्टर इलेक्शंस एंड पार्टीशंस स्पैन अपॉन 350। चार फिर अरे यार सी कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों का डी सही है लेकिन सी क्या इसमें गलती कैसे कर रहे हो भाई। दो वैल्यू है, एक स्पैन अपॉन 350, स्पैन अपॉन 250, स्पैन अपॉन 250 कास्ट लेवल के लिए और आफ्टर इलेक्शन एंड पार्टीशंस के लिए 350 है, घुसा हुआ है अंदर। स्पैन अपॉन 350 ये बहुत ही आसान प्रोविजन, अगर इसमें हम गलती करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग the effects of temperature creep and shrinkage and measured from caste level। अब क्या पूछ दिया, एज कास्ट लेवल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राहुल, ऋषु, दीपक, दीपेंद्र, स्वाति, अभय, जूही, आकांक्षा, मनीष, वीरेंद्र, जितेंद्र, अनिकेत, शिवम, गुलशन, दिव्याकांत, दीपिका, लौकुश, वेरी गुड, अंजलि, वेरी गुड। एज कास्ट लेवल स्पैन अपॉन 250। जल्दी दे, इसमें करेक्शन कर लेना एक, दिस इज स्पैन अपॉन 250। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहला आंसर कौन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट आंसर इज कम फ्रॉम अभय राज सिंह। वेल डन अभय, वेरी गुड। द फर्स्ट आंसर कम फ्रॉम अभय, स्पैन अपॉन 250 कहाँ, कास्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। As per IS 456/2000, the final deflections due to all load including the effect of temperature, all load including the effect of temperature। देखो देख रहे वही दूसरी दो प्रोविजन को कितने तरीके से पूछा जा रहा है, मैंने हर तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई कहीं दिक्कत ना हो। वही दो प्रोविजन से क्या बोलता है, ऑल लोडेड, डेड लोड, लाइव लोड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, यानी कास्ट लेवल हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए, वेल डन। अब बच्चे धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पैन टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट span depth ratio is specified in IS 456/2000 for the reinforced concrete ensure। span depth ratio हम क्यों चेक करते हैं, क्या कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अभय राज, वेल डन। कृष्णकांत, पवन कुमार, सचिन बीन, शिल्पा सिंह, जूही वर्मा, वेल डन। अजित, विमलेश, मुकेश, अनिरुद्ध, सिद्धार्थ, अंजलि, आकांक्षा, राहुल, दीपिका, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रही हो, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तीन प्रोविजंस है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, द रेनफोर्समेंट शैल हैव मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 20 mm, 20 mm और है यहाँ पे 20 mm और diameter of such bar whichever is less। The second statement is at each end of reinforcing bars not less than 25 mm nor less than twice the diameter of such bar। एंड का पूछ रहा है, ये बार जब लगाते हैं ना उसके आखिरी छोर का, ये IS 456 का प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन सिविल का एक हैंडबुक है SP 34 वहां का प्रोविजन है। Increased cover thickness may be provided when surface of concrete exposed to the actions of harmful chemicals। तो इसका आंसर बहुत लोग गलत बता रहे हो। ओके मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपका एक प्रोविजन इसमें IS 456 का नहीं है, बिल्कुल सी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने वो आपको पता है कवर का थिकनेस बढ़ता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो बिल्कुल आपने अपने अकॉर्डिंग सही बताया है। आपकी जानकारी के लिए एक और हम प्रोविजंस है, सेकंड प्रोविजन सही ये प्रोविजन है लेकिन ये आपके कोड में नहीं है, ये SP 34 के अंदर में है। ठीक है तो अब जान लीजिए इस बात को क्या है।
प्रोविजन ये है दोस्त, आपसे जो प्रोविजन पूछा गया ना इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में, करेक्ट ना। तो एट ईच एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 25 mm नॉर लेस देन ट्वाइस द डायमीटर, यानी 25 mm और 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना, यानी मैक्सिमम कर देंगे इसका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर दोस्त, ये आपके लिए एक नया इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है। कोई बात नहीं, आगे से हम इस पे ध्यान देंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, क्लियर हो गया दोस्त। दिस प्रोविजंस इन SP 34, SP 34, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, नहीं अनिकेत, ठीक है, ठीक है, ओके, वेल डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्शंस कंट्रोल, डिफ्लेक्शन कंट्रोल deflections can be controlled by using the appropriate, very good, all of you, thank you so much, thank you so much। मुझे केवल सी दिख रहा है, मैसेज में पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेल डन, नाइस नाइस। As per IS 456/2000, the vertical deflections limit for beam may generally be assumed to be satisfied provided that the ratio of span to effective depth of a continuous beam of span up to 10 meter is not greater than 11 का। Vertical deflections limit for beam may generally be assumed to be satisfied provided that the ratio of span to effective depth of a continuous beam span up to 10 meter is not, continuous का क्या होगा, very good, well done, 26। Question number 12, a simply supported rectangular beam of a span 20 meter is subjected to UDL. The minimum effective depth required to check deflections of this beam when the modifications factor for tension and compression are 0.9 and 1.1 respectively will be। क्वेश्चन नंबर 12 गलत है सचिन आपका, रिंसू सिंह, द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, द फर्स्ट आंसर कम फ्रॉम रिंसू सिंह, वेल डन अरविंद, जो ऑल्सो करेक्ट, वेल डन। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आपको टेंशन और कंप्रेशन का मॉडिफिकेशन दिया है, यानी इसमें आपको K2 और K3 दिया है, और आपका बीम रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का K4 भी दिया हुआ है, हिडन है, 1 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो अब आपका स्पैन 20 मीटर है, तो यहाँ K1 भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्त क्या बोलेंगे, L इफेक्टिव अपॉन D इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 वैल्यू, है ना। अब L क्या है भैया, L है स्पैन, इफेक्टिव है, लेकिन सवाल में स्पैन दिया हुआ है, तो सवाल में जो डेटा दे रहेगा उसी के ऊपर हम सॉल्व करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 आया है, तो आपको आंसर मीटर में दिया, तो मीटर में रखेंगे 20/D। K1 की वैल्यू क्या होगी, टाइप करके बताइए मेरे को, K1 की वैल्यू, आपने मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है, बट इसी सवाल में अगर क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोलेगा कि स्पैन के कारण मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडिफिकेशन फैक्टर ड्यू टू स्पैन, तो आपका आंसर क्या होगा। रिंसू वेल डन, आपने बोला ना कि जब स्पैन 10 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे और उसकी लेंथ के मीटर से डिवाइड करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड, दिस इज द आंसर, योर आंसर इज 0.5, करेक्ट। ध्यान देना, अगर सवाल यही बन सकता है, K2 की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, मॉडिफिकेशन फैक्टर 0.9, K3 की वैल्यू आपको 1.1 है, K4 की वैल्यू 1 है, और वैल्यू कितना है 20 है ना।
तो बताइए यहाँ से डी की वैल्यू कितनी होगी, आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट आपका 2 मीटर आ जाएगा, है ना। Done. तो हमें इस सवाल के जरिए आगे के और भी सवाल के कॉन्सेप्ट बनाने हैं। देखो दोस्तों, हो सके इस सवाल में तीसरा सवाल क्या पूछा सकता है, आपसे बोलता है ना वैल्यू बताओ, आपसे बोलता है इस केस में, अभी डी ना पूछ के आपसे बोलता है वैल्यू बताओ। वैल्यू बताने का मतलब आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ये कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं रहता तो वैल्यू आपका सिंपली के लिए 20 होता, लेकिन इस सवाल में आपका वैल्यू क्या हो जाता है 20 इंटू 1 इंटू 1.1 0.9 10 इंटू 10 अपॉन 120, करेक्ट ना। तो आपसे 20 नहीं होगा जब आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर होगा तो सवाल यहाँ पे वैल्यू भी पूछा सकता है, सवाल यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर स्पैन के कारण पूछा सकता है, और यहाँ पे एक डेप्थ दिया था। इसी सवाल के अंदर में 3 सवाल बन सकते हैं, है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 13, the specified span to depth ratio of beam satisfying the limit vertical deflections are of a span up to 10 मीटर। दोस्त आईएस कोड के प्रोविजन डिफ्लेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे गए हैं। चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, फॉर हायर स्पैन दीज आर टू बी मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय 10 अपॉन स्पैन इन मीटर, द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, फॉर हायर स्पैन दीज आर टू बी मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय स्पैन इन मीटर अपॉन 10, they get further modified depending on area and type of tension reinforcement. The fourth statement is, however, they don't change further in the area and the type of compression reinforcement. अभी आपने बोला भैया हायर स्पैन, स्पैन ज्यादा होगा तो 10 का गुना स्पैन मीटर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, उसी का अपोजिट सेकंड कर दिया, दूसरा गलत है। पहले ध्यान से पढ़िए सवाल को। They get further modified depending on the area and type of, बिल्कुल सही है। अगर स्पैन का मॉडिफिकेशंस किया उसके बाद टेंशन पे करेंगे, बिल्कुल सही है। However, they don't change further with the area and type। अरे एरिया और चेंज क्यों नहीं होता है, अगर कंप्रेशन एनफोर्समेंट होगा तो चेंज होगा, ये भी गलत है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, ए। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया अप्रोच है आपका, बहुत बढ़िया। यूजुअली stiffness of a simply supported beam is satisfied if the ratio of span to depth does not exceed which of the following? Span to depth does not exceed which of the following? Simply supported. In case of simply supported, span upon depth does not exceed which one of the following? Very good. C. How is the deflections in RC beams controlled as per IS 456? डिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बाय यूजिंग लार्ज एस्पेक्ट रेशियो, बाय यूजिंग स्मॉलर मॉडुलर रेशियो, बाय कंट्रोलिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो, बाय मॉडरेटिंग वाटर सीमेंट रेशियो। स्पैन डेप्थ रेशियो, वेरी गुड, वेल डन, नाइस, वेरी गुड। ये है रिप्लाई एकदम। क्यों सी दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा, सी सी दिख रहा है, सी सी दिख रहा है भाई, स्पैन डेप्थ रेशियो, नाइस नाइस। Basic value of span to effective depth ratio for span up to 10 meter in case of continuous beam for deflections control is, deflections control is किसके लिए पूछा है ये, कंटिन्यूअस के लिए। 26, a simply supported beam, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। अगर इसका जवाब सब लोग सही थे, समझ में आ गया कि अब आपसे सपोर्ट कंडीशंस में आपको डिफ्लेक्शंस कंट्रोल में अब कोई भी सवाल आज आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिंपली सपोर्टेड बीम has an effective span of 16 meter, what shall be the limiting ratio of span to effective depth as per IS 456 2000? कशिश, तन्मय, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, वेल डन। आकांक्षा, नेहा, रूपांशी, सचिन, 12.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो जी, वैल्यू क्या होता है सिंपली सपोर्ट के लिए, आपसे वैल्यू पूछा गया, लिमिटिंग रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। एल इफेक्टिव अपॉन डी,
सिंपली के लिए वैल्यू कितना होता है 20 होता है। अब देखो अगर टेंशन कंप्रेशन का जिक्र नहीं है इसका मतलब उसको हम 1 मान लेंगे, जो डेटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो सिंपली का एल इफेक्टिव बाय डी रेशियो 20 होता है, लेकिन सवाल में बोला है कि स्पैन 16 मीटर का है। हमने क्या बोला है कि K1 की वैल्यू 10 मीटर तक 1 होगा। तो अब 16 मीटर हो गया, तो जब 10 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और स्पैन से डिवाइड करेंगे। दिस इज द 200 डिवाइडेड बाई 16, तो आपको 12.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 12.5। करेक्ट इज 12.5। As per IS 456/2000, the vertical deflections limit for a cantilever may generally be assumed to be satisfied provided the effective span to effective depth ratio is not greater than। कैंटिलीवर के लिए वेल डन, ए वेल डन। तो आप देख रहे हो डायरेक्ट किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है, इसका स्पैन 4 मीटर है, इसका स्पैन 4 मीटर है, हैज एन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल ऑफ 150 mm इंटू 500 mm, यानी स्मॉल डी दे रखा है 500। इफ चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन, लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन से बताना है क्या वो फेल डिफ्लेक्शन में है, क्या फेल लेटरल स्टेबिलिटी में है, क्या फेल दोनों में है, या सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शंस एंड लेटरल स्टेबिलिटी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 19 नंबर सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। नाइनटीन का धर्मेंद्र। देखो जी, मुझे चेक करना है कैंटिलीवर के लिए, तो इसका एल इफेक्टिव अपॉन डी डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, स्पैन 4000 डिवाइडेड बाई 500, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। दिस इज द ग्रेटर देन 7, तो फेल हो गया ना, डिफ्लेक्शंस में फेल हो गया, फेल इन डिफ्लेक्शन। क्यों, कोड बोलता है कि एल इफेक्टिव बाई डी 7 से कम होना चाहिए और ये ज्यादा हो गया, फेल इन डिफ्लेक्शन, फेल इन डिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, लेटरल स्टेबिलिटी की। तो आपको लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका भैया 25 इंटू बी, बी कितना है 150। मेरे को कोई वैल्यू टाइप कर बता देना मेरे को, 25 गुना 150 और आपका दूसरा है 100 बी स्क्वायर अपॉन डी का वैल्यू बता दो मेरे को, 100 बी स्क्वायर अपॉन डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 15 250 250 350 375, ये हो गया 3750 mm। ये नीचे बता देना मल्टीप्लाई करके, 100 कर दिया, 2500 150 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 4500, वेल डन। दिस इज द 4500, दिस इज द 4500 mm। दोस्त मतलब क्या है, आपका जो कैंटिलीवर बीम है उस कैंटिलीवर बीम का स्पैन कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब कितना हुआ 4000, क्या हुआ ध्यान देना इस पे, इसको मतलब समझिए, इसको 4000 का मतलब क्या हुआ, ये कितना है 4000 mm दे रखा है। अब कोड क्या कहता है कि अगर आप अपने बीम को लेटरली स्टेबल बनाना चाहते हो तो जो स्पैन है 4000 नहीं ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, किससे, मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 बी एंड 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 3750, यानी 3750 mm से ज्यादा एल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एल 3.5 रहता, 3.75 होता तब हम लेटरली स्टेबल होते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आई थिंक इस सवाल के जरिए
आप लेटरल स्टेबिलिटी को और बढ़िया से विजुलाइज कर पाओगे। अगर समझ गए हो तो एक बार थम्स अप कर दो मुस्कुराहट के साथ। बड़ा नीरस लग रहा है आज, हाँ? बच्चे भी कम है, तो मजा नहीं आ रहा है लगातार। मतलब ऐसा लग रहा है कि शक्ल देख देख के सर का 9 बजे, मतलब बोर हो चुके हैं अब, मतलब मत आइए अब, ऐसा लग रहा है। अरे रोज रोज यही चेहरा देखने को मिल जाता है, एकदम बोर हो गए बच्चे, अब लग रहा है कुछ दिन के लिए गायब होना पड़ेगा। अच्छा आज रिजल्ट आया एसएससी जेई का, तो एसएससी का रिजल्ट आएगा तो मतलब क्लास नहीं चलेगा? मैं तो ही समझूंगा आपको बोर हो गए हो आप, ठीक है। फेल इन बोथ डिफ्लेक्शंस एंड लेटरल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन सिंपल नहीं है, आप जानते हो इसलिए आपको सिंपल लग रहा है। सवाल यही आते हैं एग्जाम में। इन केस ऑफ बीम द रेशियो ऑफ विड्थ और डेप्थ इज यूजुअली, अब कोड में क्या है, जो हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो सेक्शन डिजाइनिंग कब करते हैं तो बी बाई डी का रेशियो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.7 से कम होना चाहिए। तो बी बाई डी इज ग्रेटर देन 0.3 एंड लेस देन 0.7। डन। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या होना चाहिए। आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल उसमें क्या होगा 0.57। ओके डन, वेल डन, नाइस। क्वेश्चन नंबर 21। मैच करना है, दो लिस्ट है 1 एंड सेकेंड। कोई बोर नहीं हो सकता, तो बच्चे नहीं है ना आज, तो चले गए सब। ऐसे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। आप देख रहे हो मेजोरिटी ऑफ लोगों को बोरिंग हो रहा है, तभी तो नहीं आ रहा है। जहां जिसको मजा आ रहा है वहां पे सेट हो चुका है वो, यहाँ जिसको मजा है वो यहाँ पे है, जिसको जहां मजा आ रहा है वहां सेट हो चुका है अभी तक। अब आते हैं सवाल नंबर 21 पे। डबली रेनफोर्स सेक्शंस, लिमिट स्टेट डिजाइन, सबका मिस हो गया है। मिनिमम कवर, स्पैन डेप्थ रेशियो, और एक है सर्विसिबिलिटी। अब जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 21, जल्दी बताओ आंसर 21 का। 21 का डी। रिजल्ट आया है, जिसका हो गया और मेंस की तैयारी जुट जाए, जिसका नहीं हुआ तो थोड़ी रोना है। अरे अगला पेपर आने वाला है 6-7 महीने बाद, तो रिजल्ट आया है नहीं हुआ है तो लग जाना है ना अभी से, यही तो एटीट्यूड है। एक बंदा मातम मना रहा है, परेशान है भैया नहीं हुआ मेरा, और एक सवाल कर रहा है यार, यही तो एटीट्यूड आपको डिफरेंट करता है। ठीक है, तो अगले एग्जाम में अभी से जुट जाओ, अभी बिल्कुल शांत हो चुके हो, अभी से पूरा डिटरमाइन हो जाओ, नहीं बेहतरीन करना है एकदम। 4 महीने 5 महीने पेपर है, ऐसा कर दो कि जो फॉर्म आए ना उसके पहले तुम तैयार रहो, पूरा तैयार हो जाए बढ़िया से। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। मतलब ऐसा इस बार कर दो ना, ऐसा अभी से जो अभी से बहुत एक्टिव हो जाओगे ना, मतलब पेपर 1-2 महीना बचा रहेगा, आप रिलैक्स हो गया, पेपर कब होगा बताओ, सब पढ़ चुका हूँ, इस तरह से होना चाहिए था। जब आप एग्जाम आता है ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, फिर ऐसे मस्ती करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो तुम अभी से हमेशा हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। मैंने रात में मैं क्लास की टाइमिंग कम कर दिया भाई, चलो 1 घंटा ही कराएंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना। फिर आपको तो अब जो लगातार करा होगा, अरे क्या करा रहा है यार, मजाक लग रहा है, सब तो पता है, सब तो पता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। 21 का डी, डबली रेनफोर्समेंट लिमिट स्टेट मिनिमम कवर स्पैन डेप्थ, आई मिला लेते हैं, स्पैन डेप्थ करते हैं सब्सिडी के लिए, मिनिमम कवर देते हैं ताकि लाइफ पेशेंस बना रहे, ड्यूरेबिलिटी के लिए देते हैं, और लिमिट स्टेट मेथड हम डिपेंड करता है अल्टीमेट के लिए करते हैं, लोड को बढ़ाकर डिजाइनिंग करते हैं, और डबली रेनफोर्समेंट में रिडक्शन इन सेक्शन डेप्थ
याद है आपको, बैलेंस का डेप्थ लेते थे, अगर डक्स इसको रिड्यूस करते हैं तो डबली बन जाता है, और बढ़ाते हैं तो अंडर इन्फोर्समेंट हो जाता है। तो डबली इन्फोर्समेंट 3, तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, तो आपका आंसर डी। वेल डन, नाइस, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, वेल डन। नेक्स्ट, इन कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। कैंटिलीवर में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ होगा, सॉल्व करा भी चुका हूँ, आपके रिवीजन के लिए ला रखा हूँ सवाल को दोबारा, ठीक है ना। आरसीसी को मैं इतना कर दूंगा ना तो बोर हो जाओगे यार, ये सब याद हो गया यार, अब तो भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे भूल नहीं पा रहे हैं यार, ये तो आरसीसी ऐसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपका जब जब आपका कैंटिलीवर होता है, तो कैंटिलीवर होता है तो टेंशन आपका चला जाता है टॉप पे, तो आपका आंसर होगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस। इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्रिलिमिनरी। मेन रेनफोर्समेंट का हम यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि क्रैकिंग्स को रोका जाए। योर आंसर इज क्रैकिंग, 23 का ए बी, 23 का बी। कृष्णकांत प्रजापति, अभय, वेल डन अभय, आप बहुत फास्ट रिप्लाई करो, सारे आंसर सही हैं आपके, बहुत बढ़िया। दीपिका, शिल्पा, आकांक्षा, दिव्यकांत, मनीष, दिव्य, नेहा, स्वाति, अंजलि, अनिकेत, नेहा, हिमांशी, अंजलि, देवेंद्र, आकांक्षा, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड सर्विलिटी, सीयर की, श्रिंकेज, कॉन्क्रीट स्पेलिंग। देखता हूं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सबसे पहले कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सबसे पहले कौन देता है। अरे वाह, सतीश चंद, सुमन, प्रवीण, जूही, रूपांशी, वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, नाइस, वेरी गुड। सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी के लिए क्या होता है, क्रैकिंग भी हो सकता है, कोरिजन, डिफ्लेक्शन, ठीक है, 3-4 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। सीयर की देख लो, तो पहले सोल्यूशन नहीं करेंगे, पहले सीयर की स्लाइडिंग के लिए करते हैं, जहां स्लाइडिंग होगा वहां पे सीयर की करेंगे। श्रिंकेज, श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग होता है, श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग होता है। कॉन्क्रीट स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट, अगर स्टील के अंदर किसी कारण से मॉइस्चर चला गया तो उसके अंदर में कोरिजन होगा, उसके कारण कॉन्क्रीट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। पॉइंट, अगर किसी कारण स्टील के अंदर में मॉइस्चर की वजह से चला जाता है मॉइस्चर, तो वहां क्या होगा, कोरिजन होगा, कोरिजन के कारण वहां का कॉन्क्रीट टूट के गिर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट स्पेलिंग। तो इसका क्या होगा, सैपलिंग, कोरिजन के कारण होगा, कॉन्क्रीट सैपलिंग यानी कॉन्क्रीट को टूट के गिरना, इसका कोरिजन। सर्विसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सब लोग क्रिकेट देखने नहीं गए हैं, 300 बच्चे लगातार पढ़ते थे, तो अभी भी 200 प्लस बच्चे हैं, ठीक है। तो उन 200 बच्चों के जो देख रहे हैं उनको सैल्यूट करते हैं, एक तरफ क्रिकेट चल रहा है और एक तरफ लोग सवाल कर रहे हैं, मेरी बहुत सी दुआएं उनके साथ हैं और मैं हमेशा रहूंगा, ठीक है। चॉइस होता है जिंदगी में यार, कुछ लोग आपके साथ चलते हैं कुछ रास्ते तक फिर चले जाते हैं, ठीक है, तो जो है उनके लिए किया जाएगा, चॉइस है। अभी क्रिकेट आया, उनको लेके चला गया, कुछ और आएगा, कुछ को और लेके चला जाएगा, जो लास्ट तक रुकेंगे वही तो करेंगे। रिजल्ट ऐसे ही तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ लोग मजा आ रहा होगा, ताली बजा रहे होंगे, छक्का मार दिया, चौका मार दिया, वो जिंदगी भर ताली बजाएंगे। और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसा काम करेंगे दुनिया उनको देख कर ताली बजाएगी। डिसाइड आपको करना है, बजाना है कि बजवाना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। 25, ठीक है मुकेश, डन। इन, ठीक है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट डिफ्लेक्शंस इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। जो डिफ्लेक्शंस होता है शॉर्ट टर्म के कारण भी होता है, लॉन्ग टर्म के कारण भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको बोला ना क्रीप का इफेक्ट होगा, श्रिंकेज के कारण होगा, टेम्परेचर के कारण होगा, लोड के कारण होगा, तो श्रिंकेज और क्रीप क्या है, लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ना, तो आपका दोनों हो जाएगा ना।
वेरी गुड, वेल डन। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी टी बीम द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम शुड नॉट एक्सीड। देखो सवाल को जबरदस्ती घुमाने की कोशिश किया है। सिंपल सी बात है कि सिंपली सपोर्टेड के लिए आर बीम है, टी बीम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, वो इफेक्टिव स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ दे दिया है, ठीक है ना। अब बीम में ऐसा नहीं है, बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ है, लेकिन सवाल ऐसा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये सवाल गलत है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो आपका आंसर 20 होगा। वेल डन। फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज द हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसी बीम रिजल्ट्स इन। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसी बीम रिजल्ट्स इन। बोलता है कि लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है यानी HYSD है, वो क्या करेगा, उसका डायमीटर बढ़ेगा घटेगा, कंपेरिजन बेस्ड सवाल है। दोस्तों आंसर की बात नहीं है, पहले बात है कारण जानो कि जो आपको पता है कि जो डिजाइनिंग हम करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होता है, स्ट्रेंथ किस में होता है, सबसे ज्यादा HYSD में होता है, ठीक है ना, अपनी डिजाइनिंग में। माइल्ड में उससे कम होता है 0.875 पे, और इसलिए जब हाई यील्ड होगा तो आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा। आंसर होगा इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, मैक्सिमम गलत बता रहे हो। ए कहां से आ गया, अब समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो। मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज इन डेप्थ होगा। इंक्रीज इन डेप्थ होने के कारण क्या है, इंक्रीज डेप्थ होने के कारण कि HYSD में डिजाइनिंग के केस में जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा चाहिए। एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गया आ गया तो थम्स अप करके बता दो। वेल डन, वेल डन, नाइस। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट, सबसे क्लास का सबसे पहला स्लाइड साइड फेस रेनफोर्समेंट था। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेव मोर देन 750 mm इज। अरे 20 mm विड्थ ऑफ वेव का स्मॉलर ग्रेटर, स्मॉलर होगा ना भाई, कंफ्यूज होगा इसमें, स्मॉलर होगा, बताया था ना। दो साइड फेस रेनफोर्समेंट 0.05% दोनों साइड में देंगे, लेकिन उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी ना, जो स्पेसिंग होगी ना वो 300 mm और वेव के विड्थ के मिनिमम वैल्यू होगा, यानी स्मॉलर। सारे प्रोविजन स्लाइड के अंदर में है, एक बार मैं आपको भेज दूंगा, ठीक से पढ़ लेना। The minimum thickness of the cover at the end of reinforcing bar should not be less than twice the diameter of the bar subjected to। ये पोर्ट का प्रोविजन नहीं, एसपी का है। अभी मैंने इस पे सवाल कराया था, इसका आंसर सबको देना होगा। 29 का क्वेश्चन आईएएस कोड का नहीं है, एसपी 34 का सवाल है। अभी स्टेटमेंट में 4 स्टूडेंट था, वहां पे मैंने बताया था, इसका जवाब 100% सही होना चाहिए इस बार। बहुत बढ़िया, प्रतिष्ठा, नेहा, आनंद, शिल्पा, नेहा, शिवम, अरे नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेल डन, थैंक यू सो मच। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेप्थ रिक्वायरमेंट बीम कंसीडरिंग डिफ्लेक्शंस कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर सेम स्पैन। स्पैन सेम है, लोडिंग सेम है, अलग अलग सपोर्ट है, एक कैंटिलीवर है, एक सिंपली सपोर्टेड है, एक कंटिन्यूअस है। पूछ रहा है डेप्थ रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डेप्थ रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा होगा। ध्यान देना, एल इफेक्टिव बाई डी, एल भी सेम है, सपोर्ट कंडीशन अलग अलग है। अब किस सपोर्ट कंडीशन में डेप्थ ज्यादा होगा, 30 का। रिंसु बिल्कुल सही भैया, एल इफेक्टिव सेम है तो डी होगा, तो एल इफेक्टिव वैल्यू होगा, जिसकी वैल्यू जितनी कम उसका डेप्थ ज्यादा, जिसकी वैल्यू जितनी कम उसका डेप्थ ज्यादा। तो सबसे कम किसका है, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर उससे ज्यादा किसका है, सिंपली, उससे ज्यादा किसका है, कंटिन्यूअस। तो सबसे ज्यादा कैंटिलीवर का होगा,
उससे कम डेप्थ होगा सिंपली का, उससे डेप्थ कंटिन्यूअस का। अरे समझ में आया कि नहीं आया? द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन अ स्लैब। दोस्त हम स्लैब का डिजाइनिंग करते हैं, उसके लिए स्टील निकालते हैं। तो स्टील कैसे निकालते हैं? मोमेंट से निकालते हैं। कौन सा मोमेंट होता है? 31 का कृष्णकांत प्रजापति, वेल्डन। अभय, वेल्डन वेल्डन। ज्ञानेंद्र, वेल्डन। शिल्पा, नाइस। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और वहां से हम स्टील निकालते हैं। अभी हम न्यूमेरिकली क्वेश्चंस दिए थे, अब कोड प्रोविजन से पूछती है। एज पर IS 456/2000 रिगार्डिंग स्लेंडरनेस लिमिट। दोस्त इसको स्लेंडरनेस लिमिट भी बोलते हैं, अ सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम। कभी कभी सवाल में स्लेंडरनेस लिमिट करके पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी को बोलते हैं, जिसको हम लेटरली स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस बीम शैल बी सो प्रोपोर्शनल दैट द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रेस्ट्रेंट डज नॉट एक्सीड विच एवर इज लेस। किसके बारे में पूछ रहा है? कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है। तो कैंटिलीवर का अलग है और सिंपली और कंटिन्यूअस का एक है। कौन सा भैया? अरे वाह वाह वाह, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आपने चौका मार दिया, क्या विराट कोहली मारेगा यार। 250 b² 60 भी, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, नाइस। दोस्तों आज की आखिरी सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 33 आज का आखिरी सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखते हैं पहला जवाब कौन देता है। थर्टी थ्री का जवाब दीजिए। 33 का जवाब पहला। रिंसु, वेल डन, बहुत बढ़िया। शिवांशु गुप्ता, शिवानंद गुप्ता, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके। जिन लोगों ने इसका आंसर ए किया है करेक्ट है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं दोस्त, कॉन्सेप्ट पे समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ना दोस्त, ये बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है। अब ये बताओ, मैं इसका डेप्थ को बढ़ाऊंगा, इसका स्टील है ये, इसके डेप्थ को बढ़ाऊंगा, सेक्शन क्या हो जाएगा? अंडर एनफोर्समेंट हो जाएगा। डेप्थ को कम करूंगा, सेक्शन क्या हो जाएगा? ओवर एनफोर्स हो जाएगा, है ना? देख रहे हो? अगर मैं इसको रेफरेंस लिया, दिस इज द बैलेंस्ड सेक्शन, ये क्या है? बैलेंस्ड सेक्शन है। तो दोस्त आप देख रहे हो सेक्शन साइज। अब एलएसएम के अंदर में या तो अंडर इन्फोर्समेंट होगा या तो बैलेंस सेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ओवर इन्फोर्समेंट को एलएसएम परमिट नहीं करता है। तो सेक्शन साइज जो होगा मैक्सिमम या मिनिमम, अगर ये तो नहीं लेंगे ना, दोनों हो सकता है ना एलएसएम में, तो सेक्शन से स्मॉलेस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, बोलो यार। रतेश, सबका आवाज आ रही है? आपको नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस आ रही है मेरी? ओके, डन डन। देख रहे हो दोस्त, अब आपको ये मैंने रेफरेंस बनाया कि इस डी के ऊपर बैलेंस सेक्शन है। तो डी को जब मैं बढ़ाऊंगा, तो सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। डी को जब मैं कम करूंगा, सेक्शन क्या हो जाएगा? ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा, है ना? सेक्शन ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको एलएसएम के अंदर ये तो परमिट होता नहीं है, एलएसएम के अंदर ये तो परमिट होता नहीं है, करेक्ट? परमिट होता है। अब बता, सेक्शन ये वाला होगा तो लार्जर होगा, तो हम बैलेंस तक बना सकते हैं ना, इसलिए स्मॉलेस्ट कॉन्क्रीट सेक्शन हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वाला खत्म, बी और सी बच गया। अब एरिया, तो एरिया ऑफ स्टील में ही बताओ, अंडर में ज्यादा होगा कि बैलेंस में ज्यादा होगा? जितना स्टील हम देते हैं कम करेंगे तभी तो न्यूट्रल एक्सिस कम होगा। तो बैलेंस सेक्शन का सेक्शन कॉन्क्रीट स्मॉलेस्ट होगा और एरिया मैक्सिमम होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा।
वेल डन, वेल डन। दोस्तों आज हम लोगों ने डिजाइन ऑफ बीम से डिफ्लेक्शंस कंट्रोल, लेटरल स्टेबिलिटी, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोविजंस को जाना और उसी को कई तरीके से न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।